हेलो एवरीवन, आई एम विकास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए और उनके पॉइंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपकी जो फिजिक्स होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, वो लगभग चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल बेस हैं। वो फार्मूलेज अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो आपको इसलिए इन सभी चैप्टर्स को आपको साइंस को डेली रिवाइज करना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हम इसमें आज की हमारी SRP2 है, मतलब सिंगल रिविज़न पेज की हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप जल्दी से केमिकल इक्वेशन को जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ जैसे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कैसे पढ़ना है। आज की वीडियो एक तरीके से ख़ास भी होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पढ़ना है, और डिस्कशन के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। लगभग सारे टॉपिक्स के से एक एक क्वेश्चन होंगे जो भी बोर्ड में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम जल्दी से जल्दी कैसे रिवाइज कर सकते हैं या हम एक पेज में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कैसे पढ़ सकते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हमेशा जब भी अगर आपके पास पॉजिटिव को अगर आप पास में करते हैं तो वो हमेशा रिपल करेगा, मतलब सिमिलर चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज हमेशा अटैच करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो हमारी SI यूनिट होती है वो कूलाम होती है। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जो भी वर्क डन एक यूनिट चार्ज को कह सकते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो भी वर्क डन हो रहा है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि अगर W जूल ऑफ वर्क एक Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए होता है तो वहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल टू W/Q होगा। हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q फार्मूले से निकलते हैं। हमारा यहाँ पे B पोटेंशियल डिफरेंस होगा, W वर्क डन होगा और Q हमारा चार्ज होगा। तो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि V की SI यूनिट वोल्ट, W की जूल और Q की कूलाम। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस डिवाइस से नापते हैं उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी SI यूनिट जो भी होगी एम्पियर। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम और हमेशा हमारा अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम आगे देखते हैं। और जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। हम बात करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशंस दिया। उन्होंने बताया कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो करंट हमारा भी इंक्रीज
करता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी डिक्रीज होता है। यही हमारा ओम्स लॉ है। इस ओम्स लॉ से एक रिलेशन हमारे सामने आया, V इक्वल टू आई आर। कह सकते हैं फार्मूला हमारे सामने आया, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो हमारा ओम हो गई। हमारी यूनिट किसकी यूनिट हमारा ओम होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई। ठीक, अब कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमेशा रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारे कंडक्टर की लेंथ भी इंक्रीज करेगी। मतलब अगर R हमारा इंक्रीज करता है तो हमारी कंडक्टर की लेंथ मतलब L भी इंक्रीज करेगी। फिर अगला फैक्टर होता है कि हमारा रेजिस्टेंस वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स अगर हम R को इंक्रीज करते हैं तो हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगी वो हमेशा डिक्रीज करेगी। अगर हम R को इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारी R जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा। यही एक रिलेशन हमारा ये है, एक फैक्टर हमारा ये है। हमारा दूसरा फैक्टर है कि हमारा R जो है मतलब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम R को इंक्रीज करते हैं तो हमारी टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। अब हमारी एक फैक्टर ये भी होता है कि हमेशा हमारा रेजिस्टेंस वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब अगर वो मटेरियल टंगस्टन से बना होगा तो उसकी जो फ्लुएंसी होगी वो हाई होगी। किसी और से बना है तो और जैसे ही वो हमेशा मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी जो है वो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है। उसकी एसआई यूनिट हमेशा ओम मीटर होती है। और मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच में वेरी करती है। आप इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में हमेशा पूछी जाती है। और जो इंसुलेटर होता है उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻12 से 10⁻17 तक हमेशा वेरी करती है। आप ये दोनों पॉइंट को आप अच्छे से याद करिएगा, ये हमेशा एमसीक्यू में लगभग बार एट मोस्ट पूछा गया है। और ये इसका फार्मूला है रो इक्वल टू R इंटू A/L। इस फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। लगभग एटलीस्ट हर साल यहाँ से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को ज़रूर मिलता है। तो बात करते हैं यहाँ पर रो क्या होता है। यहाँ पर रो होती है रेजिस्टिविटी, R होती है हमारा R होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी रही, और हमारा A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, और हमारी L होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब हम बात करते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। आप जूल के बारे में जानते होंगे, उन्होंने एक हीटिंग पे भी एक लॉ दिया था, और ये लॉ था कि हीट प्रोड्यूस इन अ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ करंट।
अगर जो भी हमारी हीट एक रजिस्टर में प्रोड्यूस होती है वो हमेशा करंट के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम हीट को इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट जो होता है वो भी हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर हम हीट को डिक्रीज करेंगे तो हमारा करंट भी डिक्रीज होगा। तो इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से एक ये फार्मूला बन के आया हुआ है, H=I²RT। H हीट, I करंट, R रेजिस्टेंस और T टाइम। और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको लर्न करने होंगे। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा पूछे गए हैं कि हम अब बात करते हैं कि हम कोई भी सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे। अब हम उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। अगर ये फार्मूला होता हमारा R=R1 + R2 + R3, हमारा ये इस फार्मूले से हम सीरीज का रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को देख रहे होंगे, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये हमारा nth रेजिस्टेंस, ये एक सीरीज में लगे हुए हैं। तो इनको हम सबको आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में निकल जाएगा। आपको इस फार्मूले को यूज करके आप रेजिस्टेंस सीरीज में निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फार्मूला हमारा होगा। हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने के लिए होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। अगर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में दिया हुआ है तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर जो भी वर्क डन पर यूनिट टाइम में होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और कुछ फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर को निकालने के लिए, जैसे पावर = W/T। तो यहाँ पे हमारा W हमारा वर्क डन हो गया और हमारा T टाइम हो गया। और वर्क डन होता है BI/T। B का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट और T का मतलब टाइम। ये भी कुछ फार्मूला होता है, P = BI पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, I² × R, B² R। तो जिस भी टर्म में आपको निकालना होगा आप उसी फार्मूले का यहाँ पे आपको यूज करना होगा। अब बात करते हैं कि ये भी एक होता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। हमेशा आपसे जो MCQ आते हैं उसमें पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, या पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है। तो होती है वो होती है किलोवाट वायर। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इस SRP को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, रोज़ इसको रिवाइज कीजिए। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे टॉपिक्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कह सकते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।